बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज हमने डिस्कस करना है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि एस्टिमेशन हमारे पास क्या होती है, फिर फर्दर हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है, इसे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हम पढ़ रहे थे, जो मेन टॉपिक था हमारा प्रीवियस लेक्चर का, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस को हमने डिस्कस किया था। अच्छा स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था इसके टू मेजर एरियाज़ होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं। एक हमारे पास था जी एस्टिमेशन, सेकेंड आपके पास आ रहा था हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग, या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप लिख लो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आ रहा था। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या था स्टूडेंट कि एस्टिमेशन आपके पास जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू टू मेजर टाइप्स में। एक होता है पॉइंट एस्टिमेट एंड एक होता है इंटरवल एस्टिमेट। ये तो फर्दर डिवीजन होगी इनकी, ठीक है। अब स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन क्या है, हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हमारे पास क्या था, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। के पॉपुलेशन से जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उनके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो हम इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। इनकी डेफिनेशन जो है मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगेन आपको बता देती हूँ, बट रिटन टाइप नहीं है, सिर्फ मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, बाकी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिख कर भी बता दिया था। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। एस्टिमेशन आपके पास क्या है स्टूडेंट, हम कहते हैं द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेट प्रोड्यूस्ड एंड यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट। एस्टिमेशन हमारे पास क्या है, यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट। एस्टिमेटर इज़ अ फार्मूला, आपके पास जो एस्टिमेटर है वो फार्मूला है, और एस्टिमेट एक आपके पास क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है। तो एस्टिमेशन हमारे पास क्या आ जाता है, हम इसको कहते हैं कि हम जो वैल्यूज़ मतलब यूजिंग an estimator to produced estimate, कि वो इंटायर प्रोसेस जो है जिसमें हम यूज़ करते हैं एस्टिमेटर को प्रोड्यूस करने के लिए एस्टिमेटर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। आप एस्टिमेटर बेसिकली आपके पास क्या है, रूल और फार्मूला है। आपके पास बेसिकली क्या है, रूल और फार्मूला। एस्टिमेटर को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटर इज़ अ रूल और फार्मूला यूज टू एस्टिमेट एन अननोन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। कि आपके जो अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो रूल और फार्मूला यूज़ हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटर। एंड एस्टिमेट क्या होता है, एंड एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन सैंपल ऑब्जर्वेशन इन द एस्टिमेटर। ये तमाम डेफिनेशन में लिख चुकी हूँ। ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो इसको सॉल्व करने से आएगी, ठीक है, वो हमारे पास एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेशन हमारे पास क्या हो जाता है, एस्टिमेशन हमारे पास होता है कि द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट, कि वो तमाम प्रोसेस जिसमें हम एस्टिमेटर को यूज़ करते हुए अपना एस्टिमेट फाइंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एस्टिमेशन। अब इसमें भी दो पॉइंट आ जाते हैं, ये डिवाइड हो जाता है पॉइंट एस्टिमेशन में और इंटरवल एस्टिमेशन में, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की मैं आपको डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास है जिसमें हम कहते हैं कि द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। देखिए स्टूडेंट, हमने पहले मैं लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन, फिर समझाती हूँ। द प्रोसेस which enable us to decide whether to accept or reject
reject a statement on the basis of sample collected from population। अब देखिए स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की अगर आप डेफिनेशन देखो तो वो कहते हैं द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। कि जो पॉपुलेशन में से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है या कौन सी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना है, वो हमारे पास आ जाती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस विच इनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली ये प्रोसीजर आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर की बात हो रही थी। तो एन एस्टिमेट, इनमें अगर हम पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेट में जाएं, पहले एस्टिमेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हम कहते थे एन एस्टिमेट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर ऑब्टेन बाय अप्लाइंग अ रूल और फार्मूला कॉल्ड एन एस्टिमेटर टू द सैंपल साइज एंड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो हमारे पास वही बता रहे थे कि हमारे पास जो एस्टिमेटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, और जो एस्टिमेट होते हैं वो एक सिंगल वैल्यू होती है, और जो इंटायर प्रोसेस होता है जिसमें हम यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट करते हैं वो हमारे पर एस्टिमेशन आ जाता है। अच्छा, एस्टिमेशन जो है फर्दर मोर डिवाइड हो जाती है पॉइंट एस्टिमेट पे, और आपके पास इंटरवल एस्टिमेट आ जाता है। अब पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट क्या है? There are the two categories of the estimates, point estimate and interval estimate. When an estimate for the unknown population parameter expressed by the single value, जब आपके जो estimate का अब आपको पता चल गया, हम कहते हैं कि when we have the estimate and it's also showing by the single value, that is called the point estimate। कि जब वो शो करता है only one value, ठीक है, जिस तरह के एवरेज हाइट आप कह लो कि स्टूडेंट्स की कितनी आ गई है, 39 है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एवरेज हाइट फाइंड कर रहे हो फॉर द कॉलेज, तो आपके पास 39 आ गई है एवरेज हाइट, तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट व्हेन यू आर टेकिंग ओनली वन सिंगल वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि देयर द टू कैटेगरीज हैं, एक पॉइंट एस्टिमेट है, एक इंटरवल एस्टिमेट है। व्हेन एन एस्टिमेट फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एक्सप्रेस्ड बाय द सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट। एंड इंटरवल एस्टिमेट आप क्या कहते हो कि एन एस्टिमेट एक्सप्रेस्ड बाय द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज बिलीव टू लाई इज रेफर्ड एज द इंटरवल वैल्यू। हमारे पास इंटरवल वैल्यू क्या है कि व्हेन वी हैव द रेंज ऑफ द वैल्यूज। इंटरवल वैल्यू में क्या है कि व्हेन वी हैव रेंज ऑफ वैल्यूज़, के जब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, हम कहते हैं कि जो एवरेज हाइट आ रही है 62 टू 66, इनके कहीं भी इन इंटरवल्स के दरमियान जो है आपके हाइट जो है वो लाई कर सकती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरवल एस्टिमेट। तो एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, दे आर द मेजर एरियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। एस्टिमेशन फर्दर दो और मज़ीद में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं और इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। आपके पास जो पॉइंट एस्टिमेट होता है, पॉइंट एस्टिमेट आपके पास ओनली अ सिंगल वैल्यू आती है, जब हम सिंगल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल वैल्यू के साथ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट। और इंटरवल एस्टिमेट आपके पास क्या होता है, जो कि आपका रेंज ऑफ द वैल्यूज़ गिवन होती है कि इस रेंज ऑफ द वैल्यूज़ में आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो लाई करेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट आ जाता है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको एग्जांपल वही दे दिया कि हम हाइट ऑफ द स्टूडेंट ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि एवरेज हाइट जो है वो 39 आ रही है स्टूडेंट्स की, तो दैट इज़ द सिंगल वैल्यू है एक्सप्रेस्ड इन द सिंगल वैल्यू, तो इट्स कॉल्ड अ पॉइंट एस्टिमेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एग्जाम्पल है पॉइंट एस्टिमेट की। बट अगर आपको इंटरवल गिवन हो, रेंज ऑफ द वैल्यूज़ गिवन हो कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो आएगी जी 62 से 66 के में आ रही है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, इंटरवल एस्टिमेट आ गया है, क्योंकि हमारे पास रेंज ऑफ द वैल्यूज गिवन है, वी हैव नॉट ओनली अ सिंगल वैल्यूज है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे जो मेन पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट्स क्या है या इंटरवल एस्टिमेट क्या है।
पॉइंट एस्टिमेट को अगर मैं फर्दर मज़ीद इसको मैं करूँ तो हम कहते हैं कि जो पॉइंट एस्टिमेट है ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड एन एस्टिमेट अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटर फ्रॉम द सैम्पल दैट इज़ लाइकली टू क्लोज द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर। देखिए स्टूडेंट, हम जो पॉपुलेशन जब हमारे पास गिवन होती है उसमें से जब हम फाइंड करते हैं सैम्पल, ठीक है, पॉपुलेशन में से जब आप सैम्पल फाइंड करते हो तो जो उसका पर्पज़ है वो यही होता है कि हम एक तो कम वक्त में टाइम को सेव करते हुए जो अपनी पॉपुलेशन है उसका जो एस्टिमेट है वो अच्छे तरीके से आप दे सको, ठीक है, विद द सैम्पल, विद द मेथड ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ सैम्पल। तो जब आप मेथड ऑफ यूज़ करते हो मेथड सैम्पल का, तो उसकी जो वैल्यूज़ आती हैं, आप कहते हो कि आपको अगर आपने सही तरीके से कलेक्ट किए हैं और सैम्पल भी अच्छे तरीके से, तो हम कहते हैं दैट इज़ लाइकली टू क्लोज द वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, कि वो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के क्या होती हैं, करीब होती हैं वैल्यूज़। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी एक्स बार की कि 1/n एस्टिमेशन, तो ये हमारे पास एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर की वैल्यू आ जाती थी जिसको मैंने आपको बता दिया था, और इसको हम लीनियर एस्टिमेट्स भी कहते हैं बिकॉज वी हैव द पावर ओनली 1। तो ये हमारे पास लीनियर एस्टिमेट भी आ जाता है, इसको लीनियर एस्टिमेट भी कह रहे होते हो। ये तो स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक फुल नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम फुल डिस्कशन करेंगे ब्रीफली, बट अभी मैंने सिर्फ इसकी आपको डेफिनेशन लिखकर बता दिया, आपको बता दिया कि ये किस लिए यूज़ होता है। एस्टिमेशन मेन फोकस होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम जो पॉइंट एस्टिमेट को पढ़ रहे हैं उसके लिए गुड क्राइटेरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी आपके पेपर में आ रहा होता है कि क्राइटेरिया फॉर द गुड पॉइंट एस्टिमेट्स जो है वो आपको बताना होता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेट। स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से कि इसके आने के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लो किसी भी बोर्ड के, तो क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेटर्स जो है ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेटर्स क्या है। अब स्टूडेंट आपको पता था कि एस्टिमेशन हमने पढ़ा, फिर फर्दर डिवाइड हो गया कि एस्टिमेटर्स क्या है या एस्टिमेट क्या है। एस्टिमेटर्स जो आपके पास था वो फिर हमारे पास आगे का एस्टिमेट जो है वो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन क्या है या इंटरवल एस्टिमेशन क्या है वो भी हम पढ़ चुके थे। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है कि पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल दैट इज लाइकली टू क्लोज द वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। क्या हमारे पास क्या होता है फॉर द पॉइंट एस्टिमेट्स के लिए जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होता है दैट इज़ पॉइंट एस्टिमेशन होती है, और इंटरवल एस्टिमेशन क्या है व्हेन वी हैव द रेंज ऑफ द वैल्यूज़। अच्छा, क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेट्स हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर इज़ कंसिडर अ गुड एस्टिमेटर इफ़ इट सेटिस्फाई द वेरियस क्राइटेरिया। फोर ऑफ दीज क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करना मस्ट होता है। एक हमारे पास है जी अनबायसनेस। सेकेंड आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास है कंसिस्टेंसी। ये हमने तमाम डिस्कस करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। थर्ड वन जो है आपके पास आ जाता है एफिशिएंसी एंड लास्ट वन फोर जो है वो आपके पास है सफिशिएंसी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अनबायसनेस क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अनबायसनेस जो आपके पास है, हम पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ कि हमारे पास अनबायसनेस क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ अनबायसनेस हमारे पास क्या आ जाती है, हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। हमारे पास क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर
पैरामीटर। अगर मैं इसको मैथमेटिकली शो करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको मैथमेटिकली शो कर रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा थीटा हेड इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा हेड इज़ द सैम्पल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेट है, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेट है। थीटा हेड जो है ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेट है एंड थीटा इज शोइंग बाय द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेट इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर इज नॉन एज अ अनबायसनेस। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, अनबायसनेस। तो ये कंडीशन है, इसकी डेफिनेशन है जो कि फुलफिल करने के लिए लाजमी होती है। अगर ये फुलफिल हो रही है तो फिर हमारे पास वैल्यू है वो क्या होगी, अनबायसनेस होगी। और ये क्राइटेरिया है फॉर द गुड एस्टिमेट के लिए, जो इसका फर्स्ट आपके पास रूल है जो इसने फुलफिल करना होता है वो आपके पास अनबायसनेस होता है। अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा तो वो आपके पास जो वैल्यू होगी वो बायसनेस होगी। तो अब अनबायसनेस क्या है कि हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर एंड दिस वन। हम इसी को शो करते हैं, एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबायस्ड if the static used and an estimator has its expected value equals to its true value of population parameter being estimated। जो कि हमने कहा है कि expected value of estimator is equals to population parameter, यही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की है। इन अदर वर्ड्स में हमने लिखा है कि जी ये इसके इक्वल हो तो हमारे पास ये क्या है, गुड एस्टिमेटर है। अगर हमारे पास ये गुड एस्टिमेटर नहीं है, बायसनेस नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड इज़ नॉट इक्वल्स टू थीटा। देन ये अनबायसनेस नहीं है बल्कि ये क्या है, हमारे पास बायसनेस है। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर डिवाइड हो जाता है कि जी पॉजिटिवली बाइज्ड क्या है और नेगेटिवली बाइज्ड क्या है। द एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी पॉजिटिवली बाइज्ड। पॉजिटिवली बाइज्ड हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम इसी को देख रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिवली बाइज्ड किस टाइम होगा, जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड जो है वो ग्रेटर होगी थीटा से। और अगर आपके पास नेगेटिवली बाइज्ड है, नेगेटिवली बाइज्ड, तो फिर आपके पास क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड है वो क्या होगी, लेस देन थीटा होगी, ठीक है। तो ये टू कंडीशन है। आपके पास क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं, हमने क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेट इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर, तो हमारे पास बाइज्ड है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास अनबाइज्ड है। बट अगर ये ग्रेटर है एक्सपेक्टेड वैल्यू देन पॉजिटिवली बाइज्ड है, और अगर हमारे पास लेस देन है तो नेगेटिवली बाइज्ड है। अब जिस तरह की मैं आपको बता देती हूँ कि हमने फाइंड करना है जी मीन, तो मीन फाइंड करने के लिए मैं इधर ही बता देती हूँ आप लोगों को। तो मीन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड इज इक्वल्स टू थीटा हम कह रहे होते हैं। अब हमने फाइंड करना है मीन, तो मीन हमारे पास क्या होता है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/n समेशन ऑफ एक्स एंड जो रेंज आपको गिवन होती है वैल्यूज़ n तक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखें स्टूडेंट, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/n, बल्कि मैं इसको बाहर ही ले लेती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 1/n एक्सपेक्टेशन ऑफ। अच्छा स्टूडेंट, समेशन ऑफ x का मीन क्या है कि मैंने तमाम सम जो 1 से लेकर n तक x है उनको सम किया हुआ है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, xn तक मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मेरे पास क्या है स्टूडेंट, मैंने 1/n क्योंकि कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया है, x को मैंने ओपन कर दिया और फिर एक्सपेक्टेशंस के साथ लगा दिया। अब मैंने एक्सपेक्टेशन इनको अंदर अप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आ जाएंगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशंस ऑफ x2 प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ xn तक। अब ये मेरे पास क्या आ गई हैं वैल्यूज़। देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल्स टू म्यू। जैसे कि हमें पता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू म्यू, हम यही कहते हैं कि हमारे पास क्या हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर होना चाहिए। तो हमारे पास ये होता है एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x के जगह मैं म्यू लिख सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/n
एंड म्यू प्लस सो ऑन, कहाँ तक, n तक म्यू है। अब अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये तमाम 1 2 3 मतलब n म्यू हो जाएगा, n म्यू के नंबर जितने भी आ रहे हैं n म्यू, इनको मैंने कंबाइन कर लिया। अब n से कैंसिल हो गया है तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया, म्यू इज़ आंसर। इट्स मीन कि हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ x जो x है इज इक्वल्स टू म्यू है, x बार जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इज इक्वल्स टू म्यू है, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, अनबायसनेस है। ये गुड क्राइटेरिया के लिए जो आपको रूल चाहिए होता है, फार्मूला चाहिए, उसका क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ कि मेरे पास अब मैं ये कह सकती हूँ इसका, द सैम्पल मीन एक्स बार इज़ अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू, कि मेरे पास जो सैम्पल ऑफ एक्स बार है इज़ अनबाइज्ड और अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ये क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है कि ये मेरे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अगर मैं यही चीज़ अप्लाई करना चाहूँ और देखना चाहूँ कि जो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन जो है, सैम्पल प्रोपोर्शन जो है, क्या वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन पैरामीटर का या नहीं है, तो मैं वो भी चेक कर लेती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास मीन का तो मुझे पता चल गया है कि एक्स बार जो है वो म्यू का क्या है, एस्टिमेटर है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ फॉर द सैम्पल प्रोपोर्शन पी हेड के लिए कि पी हेड इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पी है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, एक्सपेक्टेशंस ले लूँगी, एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब P का फार्मूला मेरे पास होता था कि x डिवाइडेड बाय n। x मेरे पास क्या था, यूनिट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इन विच वी हैव इंटरेस्टेड, एंड n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाती थी। अब देखिए मैं ले लूँगी 1 बाय n को बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ x। आपको पता है कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ x होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहते थे, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x हमारे पास क्या था, np था, ठीक, एन पी हमारे पास आ जाता था। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ कि 1 बाय एन इज इक्वल्स टू एन पी, तो एन से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हेड जो है इज इक्वल्स टू पी। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो गई है कि जो हमारे पास एक तो एक्स बार जो है वो हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर है फॉर द म्यू का, और यहाँ हमारे पास पी हेड इज़ द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द पी पॉपुलेशन पैरामीटर। तो ये हमारे पास क्या है, अनबाइज्डनेस। स्टूडेंट मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि जब भी आप बात कर रहे हो क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेट के लिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन देखनी है वो आपको देखनी है कि जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, जो डेटा आपको गिवन, क्या वो अनबाइज्डनेस है। अगर वो अनबाइज्ड है तो इट्स मीन कि वो जो क्राइटेरिया गुड एस्टिमेटर्स के लिए दिया गया है उसको फुलफ़िल कर रहा है। अगर तो वो अनबाइज्ड नहीं है, इट्स मीन कि वो पहली कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास नहीं है, गुड एस्टिमेटर नहीं है। तो ये हमारे पास टू जो है हमारे पास गुड एस्टिमेटर आ गए। इसी तरह जो मीडियन है हमारे पास, सैम्पल मीडियन इज़ आल्सो एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है, तो हमारे पास बस सैम्पल वेरिएंस जो आ जाता है वो हमारे पास बाइज्ड एस्टिमेटर है। तो ये तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट अनबाइज्डनेस के लिए। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है कि हमारे पास क्या होता है कि कंसिस्टेंस कितना है, कंसिस्टेंसी कितनी है, वो अब हमने देखना है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी के लिए क्या चीज़ फाइंड करनी होती है। सेकंड जो हमारे पास क्राइटेरिया गिवन है वो आपको गिवन है जी कंसिस्टेंस, कि आपका जो डेटा है वो कितना कंसिस्टेंस है। सेकंड हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की अगर मैं डेफिनेशन लिखाऊं तो हम डेफिनेशन भी और एक्सप्लेनेशन भी है। हम कहते हैं इफ़ सैम्पल साइज n is increase so our estimator becomes closer to the population पैरामीटर। सिंपल इसमें एक है कि कंसिस्टेंसी आपने चेक कैसे करनी है कि जैसे ही आप सैम्पल साइज़ को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज़ करते जाओगे, तो जो आपका एस्टिमेटर है वो बिकम्स होता जाएगा क्लोज़र टू द पॉपुलेशन पैरामीटर के। जैसे ही आप सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करते जाओगे, आपका जो एस्टिमेटर है वो नज़दीक होता जाएगा ज़्यादा अपने पॉपुलेशन पैरामीटर से। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ही सैम्पल साइज़ बढ़ा रहे हो, हमारे पास जो हमारा एस्टिमेटर है वो किसके क्लोज़ हो रहा है,
पॉपुलेशन पैरामीटर के, तो वो हमारे पास गुड कंसिस्टेंस होगा। और हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि इट्स बिकम्स टू यूनिटी, कि वो कहाँ पहुँच जाता है, यूनिटी को पहुँच जाता है, तो हमारे पास ये गुड एस्टिमेट होता है। इसको अगर मैं शो करना चाहूँ तो मैं ऐसे शो करती हूँ कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे अपने डेटा सैम्पल साइज़ को, तो हमारे पास वो डेटा जो है गुड कंसिस्टेंस आता जाएगा। तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एंड एट द लास्ट वो यूनिटी को पहुंच जाएगा। मैं इसी को बताती हूँ कि एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द स्टैटिस्टिक इज टू बी यूज एन एस्टिमेटर बिकम क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड एज द सैम्पल साइज एन इज इंक्रीज little differently. An estimator theta head is called a consistent estimator of the theta probability that theta becomes closer to the theta approaches unity with increasing sample size। और वो कहाँ अप्रोच कर जाता है, यूनिटी विद इंक्रीजिंग सैम्पल साइज है। अच्छा स्टूडेंट, इसी के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो जिस तरह के हमने देखा था कि एक्स बार जो है वो अनबायसनेस था, इस तरह पी हमने चेक किया था, वो भी हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर क्या था, अनबायसनेस। अब मैं चेक करती हूँ फॉर द कंसिस्टेंसी के लिए कि मेरे पास एक्स बार जो है वो कितना कंसिस्टेंस है, ठीक है, तो वो मैं चेक कर लेती हूँ। एंड देन हमारे पास वेरियंस क्या होता है, इसका वेरियंस ऑफ एक्स बार आपके पास होता है इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये हम तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं लिख रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हम कहते हैं कि हमारे अगर हमने चेक करना है कि कितना कंसिस्टेंस है, तो मैं कहती हूँ कि मैं लिमिट अप्रोच कर जाएगी, जो मेरे पास लिमिट्स हैं, लिमिट्स एन जो है वो अप्रोच कर जाएगा एज अ यूनिटी, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है। वेरियंस का हम करें तो जब मेरे पास यहाँ मैं इसको अप्रोच कराती हूँ कि लिमिट्स अप्रोचेस टू एन टू इन्फिनिटी आ रहा है एंड वेरियंस ऑफ एक्स बार, इसी तरह लिमिट्स अप्रोचेस एन टू इन्फिनिटी एंड सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आपको पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स में इन्फिनिटी गिवन हो, तो जो हमारे पास ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो आंसर आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास ये क्या है कि गुड कंसिस्टेंस है, क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है, ज़ीरो की इक्वल आ रहा है। अगर तो आपका आंसर ज़ीरो की इक्वल आ रहा है, इट्स मीन इट्स अ गुड कंसिस्टेंसी की जो रूल है, जो आपका क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास जो एक्स बार है इज़ द गुड एस्टिमेटर ऑफ द म्यू है। इस तरह पी हेड को हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास पी हेड था क्या वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए मैं हम चेक कर लेते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास क्या था कि हम कहते थे एक्सपेक्टेशंस ऑफ पी हेड, हम इन्हीं दो को चेक कर रहे हैं ना, तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह इसका जो वेरियंस है, वेरियंस ऑफ पी हमारे पास क्या आ जाएगा, पी हेड इज इक्वल्स टू वेरियंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, वेरियंस का जो रूल है, अगर हम लिमिट्स अप्रोच करते हैं तो जो वेरियंस का रूल है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है बाहर हो जाता है, बट वो स्क्वायर की हालत में आता है। एन इज़ द कांस्टेंट, एन इसको बाहर ले लिया तो 1 बाय एन स्क्वायर, अंदर क्या रह गया, वेरियंस ऑफ एक्स। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप पढ़ते तो जो आपके पास वेरियंस होता तो वो हमारे पास आ जाता था एन पी क्यू के इक्वल, और मीन आपके पास एन पी की इक्वल आता था। तो मैं वेरियंस की जगह लिख देती हूँ कि एन स्क्वायर एंड एन पी क्यू। अब देखें एन एन से कैंसिल आउट, बाकी हमारे पास क्या रह गया है, 1 बाय एन एंड पी एंड क्यू हमारे पास रह गया। अगर मैं एन के साथ लिमिट्स अप्रोच करती हूँ, लिमिट्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने गुड कंसिस्टेंसी चेक करनी है, जब लिमिट अप्रोचेस करूँगी तो यहाँ मेरे पास इन्फिनिटी एंड पी क्यू, और जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाती है इन्फिनिटी तो आपके पास आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो ये भी हमारे पास क्या है, अप्रोच टू ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमारे पास सिंस द वैल्यू ऑफ पी क्यू अप्रोचेज ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, गुड कंसिस्टेंस आ जाता है। तो ये दो चीज़ें, अब हमने क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेट के लिए एक तो अनबायसनेस को चेक कर लिया, दूसरा हमने कंसिस्टेंसी को चेक कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह स्टूडेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे टू जो रह गए हैं रिमेनिंग क्राइटेरिया जो हैं, एक एफिशिएंसी एंड सेकेंड हम सफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इनकी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं से कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में बताया करें, मैं इंशाल्लाह आपको उस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करके बता दिया। मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो आपसे पहले डिस्कस कर लिया करूं। बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेट। क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेट हम पहले पढ़ रहे थे, बट उसमें हमने पहले अनबायसनेस एंड कंसिस्टेंसी को चेक किया था और उनकी मैं डेफिनेशन भी बता चुकी थी। अनबायसनेस हमारे पास क्या था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारे पास होती है ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर। हमारे पास क्या थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड अ अनबायसनेस। और कंसिस्टेंसी आपके पास क्या थी कि इफ सैंपल साइज n इज इंक्रीज सो आवर एस्टिमेटर बिकम क्लोजर टू पॉपुलेशन पैरामीटर के। जैसे ही हमारे पास जो अपना सैंपल साइज है वो इंक्रीज होता जाता है, वैसे ही वो जो हमारा एस्टिमेटर वो क्लोजर टू पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब। अब हमारे पास क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेट के लिए हम 2 अपनी डिस्कस कर चुके हैं मेजर एरियाज जो हैं फॉर द गुड एस्टिमेटर के लिए, बट थर्ड वन इज द एफिशिएंसी एंड फोर्थ वन इज द सफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी अगर आप कहते हो स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन आती है मैं आपको लिखवा देती हूँ फॉर द एफिशिएंसी के लिए। हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन is smaller than variance of any other estimation from sample parameter. Variance of a sampling distribution is smaller than the variance of any other estimation from sample parameter. अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास बेसिकली क्या है, इसमें जो मेन चीज़ बता रही हैं, ये जो वर्ड आ गया स्मॉलर देन, हम क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी हमारे पास कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इज स्मॉलर देन द वेरिएंस ऑफ एनी अदर एस्टिमेशन फ्रॉम दिस सैम्पल पैरामीटर एंड फ्रॉम दिस सैम्पल इज कॉल्ड एफिशिएंट है फॉर द गुड एस्टिमेटर के लिए। हम कहते हैं कि जितना स्मॉलर हमारा वेरिएंस होगा उतनी एफिशिएंसी जो है हमारे पास ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एंड बी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑफ ए है एंड वेरिएंस ऑफ बी है। अब आपको बताऊं कि इसका जो वेरिएंस है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लार्जर है इसका वेरिएंस। तो जो एफिशिएंट है फॉर द गुड एस्टिमेटर के लिए वो आपके पास है स्मॉलर वाला है, इट्स द एफिशिएंस, ठीक है, ये एफिशिएंट है। तो हम एफिशिएंसी के लिए क्या कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, कि हमारे पास वेरिएंस जो है वो जितना स्मॉलर होता है उतनी आपके पास जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। सेम चीज़, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन द वेरिएंस ऑफ एनी अदर एस्टिमेशन फ्रॉम सैम्पल इज कॉल्ड एफिशिएंट वेरिएंस। हमारे पास एफिशिएंट है या इट्स यूज फॉर द गुड क्राइटेरिया। तो ये थर्ड इसकी कंडीशन है। इसको हम कैसे कहते हैं कि एन अनबायस्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट। अगर एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो एफिशिएंट हमारे पास कैसे होगा, इफ द वेरिएंस ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एनी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द सेम पैरामीटर। इन अदर वर्ड्स, सपोज देयर आर 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, हमारे पास क्या है, 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर हम कह रहे हैं, एक T1 है एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, T2। ये हमारे पास क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं। अनबायस्ड एस्टिमेटर जो कि फर्स्ट हमारे पास कंडीशन थी फॉर द गुड एस्टिमेटर के लिए, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अगर हम कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन है वेरिएंस ऑफ T2 से, तो जो हमारे पास स्मॉलर होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोर एफिशिएंट होता है। तो यहाँ आपके पास एफिशिएंट कौन सा हो गया, आपका जो T1 है वो आपके पास क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, सपोज देयर आर 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ T1 एंड T2। हम कहते हैं T1 will be said to be more efficient estimator as compared to T2 because we have the smaller variance। तो ये हमारे पास आ जाती है एफिशिएंसी। अब स्टूडेंट हमारे पास ये तो हमारे पास हो गया एफिशिएंट डेटा के लिए जो हम फाइंड कर रहे थे। अब हम कहते हैं कि इफ़ द अनबायस्ड एस्टिमेटर हैज़ अ स्मॉलर वेरिएंस देन एनी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर इट इज़ कॉल्ड द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड। हम क्या कहते हैं उससे, मिनिमम। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास मिनिमम
वेरियंस अनबाइज्ड। अब स्टूडेंट ये सिंपल है कि आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, जो आपके पास एस्टिमेटर है वो एक तो अनबाइज्ड है, ठीक है, वो फर्स्ट जो गुड क्राइटेरिया के गुड एस्टिमेटर का जो क्राइटेरिया तो उसको फुलफिल कर रहा है वो अनबाइज्ड है। देन हमारे पास क्या है कि वेरिएंस आपके पास मिनिमम हो। हम कहते हैं इफ़ एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर थीटा हेड जो है, थीटा हेड को हम अनबाइज्ड एस्टिमेटर कह देते हैं, हैज़ अ स्मॉलर वेरिएंस देन एनी अदर एस्टिमेटर। किसी और एस्टिमेटर की बुनियाद पे ये ज़्यादा स्मॉलर है, इट्स मीन इट्स एफिशिएंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम वेरिएंस अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा होगा। देन हम कहते हैं कि एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैविंग मिनिमम वेरिएंस इज कॉल्ड द बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा। जो भी आपके पास जो वेरिएंस है, जिसका भी वेरिएंस मिनिमम होगा, जितना भी वेरिएंस आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा, कम से कम होगा, वो उतना ही मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा जो है वो समझा जाएगा। तो मेन आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, एक वर्ड आ जाता है अक्सर एग्जाम से भी पूछा, मैं तभी आपसे ये डिस्कस कर देती हूँ जी, व्हाट इज़ ब्लू, BLUE। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम वैसे बोलते हैं बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ये हमारे पास क्या है, बेस्ट है लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, मैंने देखा आपके प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर में कि आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ ब्लू, ठीक है। तो ब्लू हमारे पास क्या है, बेस्ट, B फॉर बेस्ट, L for linear, U for unbiased, E for estimator, best linear unbiased estimator। इसको आप कह सकते हो कि an estimator theta hat is a linear, is unbiased, has a minimum variance among all linear unbiased estimator, is called the best linear unbiased estimator। ये तो बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट कि एक तो हमारे पास बेस्ट कब कहा जाता है, जब ये तीनों प्रॉपर्टी पूरी करेगा। एक तो लीनियर होगा, फिर अनबाइज्ड होगा, फिर उसका जो एफिशिएंट कब होता है कि जब जो आपका वेरिएंस है, जो कि हम पा रहे हैं, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन द वेरिएंस ऑफ एनी अदर एस्टिमेटर, कि किसी और एस्टिमेटर से उसका जो वेरिएंस है वो स्मॉलर होगा, मिनिमम उसका जो वेरिएंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर के। अनबाइज्ड भी हो, मिनिमम वेरिएंस भी हो, मोर एफिशिएंट भी हो, एंड वो हम उसको क्या कहते हैं, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ये हमारे पास आ गया जी बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आ जाती है वो आ जाती है सफिशिएंसी। नेक्स्ट एफिशिएंसी भी हमने पढ़ लिया। फोर्थ क्राइटेरिया जो है वो आपके पास आ जाता है जी, कितना सफिशिएंट है आपका। अगर सफिशिएंसी की टर्म भी वो फुलफिल कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपका जो वैल्यू है वो हमारा इंक्लूड हो जाता है क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेटर के लिए, अगर वो 4 की 4 प्रॉपर्टी पूरी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी है, हमारे पास जो है वो है सफिशिएंसी। अच्छा, सफिशिएंसी आपके पास क्या है, हम कहते हैं एस्टिमेटर दैट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द सैम्पल। सफिशिएंट वो होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड हो, वो ना कि 1-2 इंफॉर्मेशन निकाल के तो और सैम्पल ले ले, बल्कि उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख देती हूँ। हम कहते हैं एस्टिमेटर दैट इंक्लूड all the information contained in sample। अब हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं उनकी तमाम, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम ले रहे हैं जिस 1/n समेशन ऑफ x, हमारे पास समेशन ऑफ x क्या है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम लेते हैं जी 3 हमारे पास हो गया, एंड हमारे पास 2 + 4 + 6, तो हमारे पास कितना आ जाता है, इट्स 12/3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। दिस वन हम कहते हैं कि एस्टिमेटर दैट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द सैम्पल। जो तमाम, ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दी है, बट जिसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन आपकी गिवन हो, ठीक है, वो सैम्पल में कंटेन हो, उसके इंक्लूड हो, तो वो आपके पास क्या होता है, सफिशिएंट होता है। हम यही बात कर रहे हैं कि एन एस्टिमेटर, हमने लिखा है एस्टिमेटर दैट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द सैम्पल। एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी सफिशिएंट इफ इट्स स्टैटिस्टिक यूज्ड एन एस्टिमेटर यूजेस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन इन द सैम्पल। एनी स्टैटिस्टिक दैट इज नॉट कंप्यूटेड फ्रॉम ऑल द वैल्यूज इन द सैम्पल इज नॉट अ सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब हम क्या कहते हैं, द सैम्पल मीन x बार इज अ सफिशिएंट ऑफ द एस्टिमेटर म्यू। अब हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो x बार है इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू बिकॉज इट्स इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन।
पॉपुलेशन के, आपके पास जो एक्स बार होता है वो तमाम इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहा होता है, तो एक्स बार इज़ द बेस्ट सुफिशेंट हम कहते हैं एस्टिमेटर है म्यू का। देन हमारे पास क्या आ जाता है कि दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बार कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सैम्पल रिलेटिव टू द एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू एंड द अदर एस्टिमेटर सच एज अ सैम्पल मीडियन एक्स्ट्रा। कैलकुलेटर फ्रॉम सैम्पल कैन नॉट बी कैन एड एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग यू। द सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैड इज़ द सुफिशेंट एस्टिमेटर। इसी तरह आपके पास क्या आ जाता है कि सैम्पल जो है पी हम जिसको कह रहे होते हैं पॉपुलेशन के लिए पी हैड, ये भी हमारे पास फॉर द पी के लिए क्या है बेस्ट सुफिशेंट एस्टिमेटर है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। आपके पास मेन चीज़ इसमें क्या बताई जा रही है स्टूडेंट्स बार बार कि आपके पास सुफिशेंट एस्टिमेटर क्या है कि जिसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है क्वेश्चन में वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहा है, वो सुफिशेंट है। एफिशिएंट आपके पास क्या था कि जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा वो आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इस तरह कंसिस्टेंसी भी हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे आपका सैम्पल साइज बढ़ता जाएगा आपकी जो वैल्यू है वो क्लोजर टू ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब आती जाएगी। और अनबायस्ड हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसमें आ जाती है कि जिस तरह हम ये पढ़ रहे थे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आपके ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर की इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड द अनबायस्डनेस। तो ये 4 क्राइटेरिया ऑफ द गुड एस्टिमेटर थी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास अनबायस्डनेस क्या थी, सिर्फ मैं स्मॉल सी डेफिनेशन बता रही हूँ, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अनबायस्डनेस हमारे पास था, जो अनबायस्डनेस हम पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन पैरामीटर। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर एस्टिमेटर है वो इज इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन पैरामीटर के। तो ये हमारे पास थी। फिर हम पढ़ रहे थे जी कंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंसी का क्या थी कि इफ़ द सैम्पल साइज इंक्रीज सो आवर एस्टिमेटर बिकम क्लोजर टू पॉपुलेशन पैरामीटर। एफिशिएंट हमारे पास क्या था, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन द वेरिएंस ऑफ एनी अदर एस्टिमेटर फ्रॉम द सैम्पल पैरामीटर की। इसमें वेरिएंस की हमने बात करती है। सुफिशिएंसी हमारे पास कहाँ आ जाती है कि हम जब बात करते हैं एस्टिमेटर दैट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द सैम्पल। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेट के लिए 2 वीडियोस बनाई हैं। जो फर्स्ट 2 क्राइटेरिया तो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये सेकेंडली वीडियो है जिसमें हमने एफिशिएंसी एंड सुफिशिएंसी को डिस्क्राइब कर लिया। अगर स्टूडेंट इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन चीज़ आपको जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो आपसे 4 के 4 पूछते हैं कि जी क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेटर बताएं। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इन तमाम की प्रोवाइड कर दिए। अगर आपको इनमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ब्लू बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड क्राइटेरिया फॉर द गुड एस्टिमेटर 4 के 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।